हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के फेडरल रिजर्व की, जिन्होंने एक बार फिर से यूएस में इंटरेस्ट रेट को 0.75% से बढ़ा दिया है और साथ साथ में ये भी बोला है कि भाई आने वाले टाइम में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसी की वजह से जो यूएस मार्केट्स है उसमें भारी गिरावट देखी गई है, लगभग 2% के आसपास यूएस की मार्केट्स गिरी हैं। और आज भारतीय मार्केट में भी दबाव देखा जा सकता है और पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय मार्केट है वो 17,600 या उसके नीचे लेवल पे खुलेंगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो यूएस में आपको पता होगा कि फेडरल रिजर्व की 20 और 21 सितंबर को मीटिंग थी। फेडरल रिजर्व मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है सेंट्रल बैंक, ऐसे यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी मीटिंग के बाद अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में उसको एक बार फिर से 0.75% बढ़ाया जाएगा। साथ साथ में इन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ाए जा सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो उसके पीछे का कारण मेनली इन्फ्लेशन है। आपको पता है कि जो सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन है यूएस में एक बार के लिए 9.1% भी पहुंच चुका था। हालांकि उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया गया था उसके हिसाब से 8.3% इन्फ्लेशन है यूएस में, लेकिन ये भी उम्मीद से काफी ज्यादा है। तो इसके चलते जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने रेट्स को एक बार फिर से बढ़ाया है इसी उम्मीद में कि इससे इंटरेस्ट इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो अब जो नए रेट हैं वो 3 से 3.25% हो चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो आज की डेट में 5.4% चल रहे हैं। यूएस में एक रेंज प्रोवाइड की जाती है, 3 to 3.25% अब ये रेंज होगी। इसके बीच का जो मीडियन होता है वो इंटरेस्ट रेट रहते हैं। तो वहां पे ऐसे फिक्स नहीं किए जाते जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट फिक्स किए जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2008 के बाद से ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं इंटरेस्ट रेट। जब पिछली बार फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो इंटरेस्ट रेट 4 से 6% के बीच में थे, लेकिन 2008 में ये 0% हो गए थे और लगभग 7 साल तक ये 0% रहे थे। लेकिन उसके बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई है और अब 2008 के बाद हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट जो 0.75% बढ़ाए गए हैं ये तो उम्मीद ही थी, तो यूएस की मार्केट ने इतना नेगेटिवली क्यों रिएक्ट किया है? क्योंकि इनकी मार्केट लगभग 1.7 से 1.8% गिरे हैं, चाहे वो डो जोन्स हो, एस&पी 500 हो या नेस्डेक कंपोजिट हो। और फर्दर जो फ्यूचर्स हैं यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद भी फ्यूचर्स में लगभग 0.4 से 0.8% की और गिरावट देखी गई है। तो उसकी वजह है कि जो इन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि अभी इनकी दो और मीटिंग इस साल में होनी है, एक नवंबर में एक दिसंबर में, उसमें 1.25% फर्दर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि अगली बार भी हो सकता है 0.75 बढ़ाए जाएं, उसके बाद दिसंबर में 0.5। वो सब डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के नंबर कैसे रहते हैं, बट अभी के लिए ऐसा माना जा रहा है, जो कि इनकी मीडियम फोरकास्ट है जिसमें जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं वो अपना प्रोजेक्शन देते हैं, तो इसके हिसाब से जो 2022 के अंत में जो रेट्स हैं वो 4.4% के आसपास होंगे। यानी कि जो रेंज अभी 3 to 3.25% है, ये लगभग 4.25 से 4.5% रह सकती है। और इसके अलावा इन्होंने 2023 में भी बोला है कि 0.25% से फर्दर 2023 में भी रेट बढ़ाए जा सकते हैं। पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि भाई 2023 में ये रेट कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ये इन्होंने बोला है कि 2023 में भी जो रेट्स हैं वो फर्दर 0.25% से बढ़ाए जा सकते हैं और 2023 के अंत तक ये लगभग 4.6% के आसपास इनकी मीडियन रह सकती है। और जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं फेडरल रिजर्व के, वो डॉट प्लॉट आपने सुना होगा कि वो अपने डॉट से एक्सपेक्टेशन बताते हैं, फोरकास्ट बताते हैं। तो उसके हिसाब से अभी लग रहा है कि 2024 से पहले कोई रेट कट यूएस में नहीं आने वाले हैं। इससे पहले जब जून में प्रोजेक्शन दी गई थी तो इस साल के अंत तक 3.4% की उम्मीद थी, जो कि अब 4.4% हो गया है। साथ साथ में जो 2023 की एक्सपेक्टेशन थी वो 3.8% थी, जो कि बढ़ करके 4.6% हो गई है। हालांकि ये सब डिपेंड करेगा कि आगे इन्फ्लेशन कैसे रहता है, उसके बेसिस पे ये फ्यूचर में आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इससे रिसेशन आ सकता है? तो डेफिनेटली इवन जेरोम पावेल जो वहां के गवर्नर हैं या चेयरमैन है जो फेडरल रिजर्व के, उन्होंने बोला है कि रिसेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन इनका जो मेन काम है ये इन्फ्लेशन को 2% के आसपास लाना चाहते हैं। हालांकि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है,
जो 8.3% है ये इसको नहीं काउंट करते, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर जो इंडेक्स होता है उसके हिसाब से करते हैं, जो कि अभी 6% से ज्यादा है, उसको ये 2% या उससे नीचे लाना चाहते हैं। और इसी के चलते जो अभी आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आना लगभग तय है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इस रेट हाइक का क्या-क्या इम्पैक्ट होगा, तो जो इन्होंने समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस दिखाई है फेड ने, उसके हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि आज की डेट में लगभग 3.7% पे चल रही है, ये बढ़ करके अगले साल में 4.4% तक जा सकती है। और जब भी इतना इंक्रीज होता है, यानी कि 0.7% का इंक्रीज अगर अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में होगा, तो ज्यादातर ये रिसेशन में भी आपको दिखाता है कि इकोनॉमी रिसेशन में जाती हुई दिखती है। इसके अलावा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अब 0.2% इन्होंने बोली है कि 2022 में इनकी जीडीपी 0.2% से ग्रो करेगी, और लॉन्गर टर्म यानी कि आने वाले सालों में लगभग ये 1.8% की एवरेज से इनकी जीडीपी ग्रोथ करेगी। और जून में जो ये फोरकास्ट दिया गया था, ये 1.7% था, जो कि अब घटा करके 0.2% कर दिया है। और ये तब है जबकि इनकी जो जीडीपी है पिछले 2 क्वार्टर में गिरी है, जैसे कि पहले 1.6% से गिरी थी अप्रैल क्वार्टर में, और उसके बाद जो जून क्वार्टर था उसमें 0.6% से गिरी है। और इसी बीच में अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो हमारी जीडीपी जो मार्च क्वार्टर था उसमें 4.1% बढ़ी थी, और जून क्वार्टर में ये 13.5% बढ़ी है। लेकिन यूएस की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और ये एग्रेसिव टाइटनिंग से ऐसा माना जा रहा है, पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि हम सीपीआई या रिटेल जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स को मॉनिटर करते हैं, जिसमें कि कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे करती है, जैसे मेडिकल केयर वगैरह, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये उम्मीद है कि ये जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, इससे ये एंड ऑफ द ईयर तक 5.4% आ जाएगा, जो कि अगस्त में 6.3% था। अल्टीमेटली जो फेड ऑफिशियल चाहते हैं कि 2025 तक ये 2% या इससे नीचे आ जाए। इसके अलावा अगर कोर इन्फ्लेशन की बात की जाए, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी जो कि मैंडेटरी आइटम होती हैं, उसको अगर हटा दिया जाए, डिस्क्रिशनरी देखा जाए, तो ये 4.5% इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है, जो कि अभी करंटली 4.6% चल रहा है, यानी कि ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद इसमें नहीं है इस साल में। लेकिन अल्टीमेटली ये भी 2025 तक 2.1% तक आने की उम्मीद है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, तो ज्यादातर जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स हैं वो ये मान के बैठे हैं कि नियर टर्म में तो इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ाए जाएंगे। हालांकि आने वाले सालों में अभी उनके वेरिएशन, यानी कि कुछ कह रहे हैं बढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि घटेंगे, कुछ कह रहे हैं सेम रहेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि आगे कैसे इकोनॉमिक डेटा रहता है। बट नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना लगभग तय है। ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि अगले साल ये 4.5% से 4.75% की रेंज में रह सकता है, यानी कि जो अभी 3 से 3.25% इंटरेस्ट रेट है, ये बढ़ करके अगले साल 4.5 से 4.75% हो जाएंगे। हालांकि कुछ मेंबर, यानी कि 19 में से 6 मेंबर ऐसा मान रहे हैं कि ये 4.75 से 5% की रेंज में भी जा सकता है। हालांकि 2024 में अभी के हिसाब से उम्मीद है कि 3 रेट कट लिए जाएंगे, और 2025 में फर्दर 4 रेट कट किए जाएंगे, और अल्टीमेटली जो इनका लॉन्ग टर्म का वो जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें इंटरेस्ट रेट 2.9% पे वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी लंबा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। और अगर अब की डेट्स की बात की जाए, तो अगली जो की डेट्स होगी यूएस में वो 13 अक्टूबर होगी, जबकि इनके नेक्स्ट इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, तो देखना होगा ये कितने रहते हैं। अगर यहाँ पे अच्छी खासी कमी आती है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये खराब आते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। और इसका असर देखा जाएगा 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में जो मीटिंग है, एक कैसे इन्फ्लेशन नंबर आते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर 0.75% से बढ़ाया जाएगा, ज्यादा बढ़ाया जाएगा या कम। तो उसके बाद 1 नवंबर से 2 नवंबर वाली जो मीटिंग है, यानी कि 3 नवंबर जो इंडिया में होगी, वो इंपॉर्टेंट डेट होगी हमारे लिए। फिर दिसंबर में इनकी एक और मीटिंग है, जिसमें फर्दर देखा जाएगा कि इनकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कैसी है, कितना रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो 12 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें कि हमारे इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे सितंबर के। इसके अलावा 28 से 30 सितंबर को हमारी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, जैसे कि फेडरल रिजर्व की थी अभी यूएस में। उसमें भी हमारे यहाँ पे भी उम्मीद की जा रही है कि 0.5% से रेट बढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो रेपो रेट अभी 5.4% है, ये बढ़ करके 5.9% हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे में हमें क्या करना चाहिए,
तो मेरे हिसाब से जो सेक्टोरल इम्पैक्ट रह सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो इसमें जो नॉर्मली जिन सेक्टर पे ये इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये मैंडेटरी चीजें होती है, जैसे एफएमसीजी, आप खाना खाना नहीं छोड़ेंगे चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे कुछ भी हो। फार्मा, दवाइयां लेना भी आप कम नहीं करेंगे, तो ये दोनों नॉर्मली सेफ सेक्टर माने जाते हैं। बट इसमें अगर एफएमसीजी देखेंगे, तो ये अपने जो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, यहाँ पे पिछले एक साल में 7% की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी के लिए इसमें अगर कोई गिरावट आती है, जैसे अप्रैल के आसपास ये थोड़ा सा गिरा था मार्च अप्रैल में, तो बेटर टाइम होगा एफएमसीजी स्टॉक्स में डालने का। बट नॉर्मली इसका इंटरेस्ट रेट पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता बढ़ने का। फार्मा डेफिनेटली एक अच्छी बेट हो सकता है, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट रेट से ज्यादातर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं, और प्लस ये पिछले 52 वीक में 12% से ज्यादा गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स या फार्मा इंडेक्स में ईटीएफ के थ्रू आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है। और जो सेक्टर इम्पैक्ट हो सकते हैं, बैंक्स, शॉर्ट टर्म में बैंक्स के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो अपने जो लोन के रेट हैं वो इमीडिएटली बढ़ा देते हैं, तो इनके शॉर्ट टर्म रेवेन्यू तो अच्छे होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रिसेशन आता है तो बैंकों के भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके नॉन एनपीएस भी बढ़ सकते हैं, प्लस कल को बिजनेस भी कमी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में इनके लिए नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। बट ऑलरेडी अगर हम बैंक को देखेंगे, तो पिछले एक साल में ये 11-12% के आसपास बढ़ चुका है, अपने 52 वीक हाई के आसपास इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो कंसीडर किया जा सकता है। बट अभी के लिए जो ये हाई पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और आईटी आईटी डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वहां की कंपनीज कम खर्चा करने लगेंगी और आईटी खर्चे कम होंगे। और हमारी कंपनीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं यूएस पे, हालांकि अब काफी हद तक हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, दूसरे कंट्री में भी हम बिजनेस ले रहे हैं, इंडिया से भी बिजनेस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आईटी एक सेक्टर है जो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले एक साल में ऑलरेडी 26% गिर चुका है, तो यानी कि ये और कितना गिरेगा, अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आईटी भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बेट हो सकता है, फार्मा और आईटी, जो कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े और सरप्राइज दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए काफी अच्छी बेट हो सकते हैं। और जो एक बहुत ही ज्यादा रिस्की सेक्टर हो सकता है वो ऑटो हो सकता है, क्योंकि ऑटो ऑलरेडी 29% की रिटर्न पिछले एक साल में दे चुका है, 52 वीक हाई पे चल रहा है। और साथ में अगर रिसेशन आता है या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो ऑटो के जो बिक्री है वो थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि जो अभी देखा जा रहा है, इनकी वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इकोनॉमी लगातार खराब होती रहती है तो ऑटो एक सेक्टर है जहां पे बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा होगा। और साथ-साथ में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप केयरफुली रहिए, क्योंकि ये सेक्टर ऑलरेडी भाग चुका है और ये इंटरेस्ट रेट या इकोनॉमी में रिसेशन आने से काफी प्रभावित होता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।